तो चलें जी, हम 14वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं और होपफुली ये मैकेनिक्स के कोर्स का हमारा आखिरी चैप्टर होगा, या फिर इट्स पॉसिबल कि मैं जो 19th चैप्टर है जो स्पेशल रिलेटिविटी के ऊपर है उसको भी इस कोर्स में इंक्लूड करूं, बिकॉज दैट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो स्पेशल रिलेटिविटी है उसने ही आके जितनी भी फिज़िक्स थी सन 1900 से पहले तक की उसको मॉडिफाई किया था। विच मीन्स कि अगर आप सारे लाइक स्लो स्पीड्स और हाई स्पीड्स और इस तरह के सारे फिनोमेना को किसी एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फिर जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की इक्वेशंस हैं या जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लॉज हैं उनको मॉडिफाई करना होगा। लेकिन वो बात की बात है, अभी हम 14th चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर ग्रेविटेशन के रिलेटेड है। अच्छा, ग्रेविटेशन ऑफ कोर्स आप लोगों सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेविटेशन है इट्स अ लॉ विच न्यूटन अगेन गेव, और ये एक फोर्स लॉ है जो आपको ये बताता है कि कोई से भी अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होगी वो किस तरह बिहेव करेगी। लेकिन चूँकि हम अट्रैक्शन की फ़ोर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जान लेने की ज़रूरत है कि जितनी भी फोर्सेस आपने अब तक पढ़ी ही हैं, जैसे हमने फ्रिक्शनल फ़ोर्स पढ़ी, नॉर्मल फ़ोर्स पढ़ी, हमने टेंशन फ़ोर्स पढ़ी, हमने और भी बहुत सारी फोर्सेस पढ़ी हैं जितना भी हम पढ़ते आए हैं, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, जहाँ पे न्यूटन लॉज हमने पढ़े थे। तो हमने काफ़ी सारी फोर्सेस को डील किया था। लेकिन उन सारी फोर्सेस में और जो ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस फोर्स में एक फ़र्क है। जितनी भी फोर्सेस हमने सारी की सारी पहले पढ़ी हैं, जैसे मैंने अभी आपको कुछ नाम बताया कि फ्रिक्शनल फोर्स आप ले लें, नॉर्मल फोर्स ले लें, या इस तरह की बाकी जो फोर्सेस हैं जो स्ट्रिंग के अंदर होती है, टेंशन फोर्स, अगर आप ये सारी ले लेते हैं तो इनमें और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस ये है कि ये जो सारी फोर्सेस जो हम पढ़ चुके हैं ये सारी की सारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहलाती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्यों कहलाती है उसकी रीज़न बहुत ऑब्वियस है कि ये फोर्सेस उन सिचुएशंस में अराइज होती हैं जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स है, हमें पता है कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे के रिलेटिव मूव करती हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स उनके दरमियान पाई जाती है। सेम इज़ द केस विद नॉर्मल फोर्स कि जब दो सरफेसेस एक दूसरे को टच करती हैं तो उनके दरमियान नॉर्मल फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए इन सारी फोर्सेस को कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जब एक्ट करती है किसी एक ऑब्जेक्ट की वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे से कुछ फासले के ऊपर लाई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप ज़मीन और सूरज की एग्जांपल लेते हैं तो हमें पता है कि जो सूरज है वो ज़मीन से ऑलमोस्ट 96 मिलियन माइल्स दूर है, लेकिन वो वहाँ पे इतना दूर हो के भी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ऐसी फोर्सेस को आप कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इट इज़ लाइक एक्शन एट अ डिस्टेंस कि सूरज इतनी दूर फासले के ऊपर मौजूद है, इतने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है और ये फिर भी ज़मीन के ऊपर फोर्स लगा रहा है। सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन फोर्स एट अ डिस्टेंस जो एक फासले के ऊपर एक्ट कर रही है। एनीवे, तो इसको हम देखेंगे इस चैप्टर में कि ये जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये क्या है और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री, और हिस्ट्री ये है कि हम सबसे पहले ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि किस तरह न्यूटन ने ये जो अपना ग्रेविटेशन का लॉ दिया था ये 1665 में दिया था, ग़ालिबन आज से तकरीबन 350 साल पहले। लेकिन ये जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तो नेचर में हर जगह के ऊपर मौजूद है। इट्स वेरी ऑब्वियस। इसका मतलब है कि जब से भी इस ज़मीन के ऊपर इंसान मौजूद हैं वो इस फोर्स को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री को क्विकली रिव्यू करें तो जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन हमारे पास आती है वो ग्रीक्स की आती है, जो यूनानी लोग थे, और उनके सामने दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। जो पहला क्वेश्चन था वो ये ऑब्जर्वेशन थी कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, मिसाल के तौर पे आपके मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है, लेकिन चलें ये पेन की एग्जांपल ले लें कि अगर मैं इस पेन को यहाँ पे छोड़ता हूँ तो ये नीचे ज़मीन की तरफ गिरेगा। दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और जो सेकंड ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो चाँद है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है। तो ये दो फिनोमेना
जो थे ये ग्रीक्स हमेशा से ऑब्ज़र्व करते थे, और इनके लिए उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई थी, जिसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज आवर कोर्स डजंट डील विद के जो ग्रीक्स की ये थ्योरीज थी मोशन ऑफ प्लैनेट्स की और स्टार्स की, ये क्या थी, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। बट वी कैन सी कि जैसे ही जब भी ज़मीन के ऊपर किसी पहले इंसान ने सोचना शुरू किया होगा तो उसने जो सबसे ऑब्वियस चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी वो ये दो फिनोमेना थे। पहला कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ज़मीन की तरफ गिरते हैं, दूसरा चांद या फिर बाकी प्लैनेट्स जो आप ऑब्जर्व कर सकते थे उस वक्त वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाते हैं। मैं कह रहा हूँ ज़मीन के गिर्द, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, लेट मी एक्चुअली गिव यू आंसर फॉर दिस कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं तो अगर आप 2-3 हज़ार साल पहले की बात करें तो लोगों को इनर्शियल फ्रेम्स या इस तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस का नहीं पता था जो अब हमें पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो यही सोचते थे कि जो ज़मीन है वो साकिन है और वो सेंटर है हर चीज़ का, और बाकी सारी चीज़ें इसके गिर्द घूमती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमें चांद नज़र आता है। तो ये दो फिनोमेना खैर ग्रीक्स के लिए वाजे थे, लेकिन उनकी जो थ्योरीज थी, जो मॉडल्स थे, वो इसको एक्सप्लेन नहीं करते थे। जो पहला मॉडल इस प्लैनेटरी मोशन का हमारे पास है, जो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि कैसे ऑब्जेक्ट्स जो हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज़मीन, चांद, सूरज, ये सारे ऑब्जेक्ट्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं, ये कैसे मोशन परफॉर्म करते हैं। तो जो पहला मॉडल हमारे पास आता है वो टॉलमी का मॉडल है, जिसको आप शायद उर्दू में या फिर अरबी में बतलीमूस के नाम से जानते हैं। तो टॉलमी का जो मॉडल है इसी को आप दूसरे अल्फाज में जियोसेंट्रिक मॉडल के नाम से भी जानते हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, जियो ये अर्थ के लिए यूनानी लफ्ज़ था, प्रिसाइजली लफ्ज़ तो नहीं था, लेकिन जियो जैसे आप कह लें कि जियोलॉजी जैसे होती है अर्थ की स्टडी, तो जियो जो ये जो प्रीफिक्स है इस लफ्ज़ में ये अर्थ के रिलेटेड है। तो जियो सेंट्रिक मॉडल ये है जो आपको ये कहता है कि अर्थ जो है ना वो इस कायनात का सेंटर है। ये मॉडल टॉलमी ने दिया था, जिसको आप बतलीमूस के नाम से जानते हैं। अच्छा, इस मॉडल में उसने ये कहा था कि जो अर्थ है ना वो हमारी यूनिवर्स का सेंटर है, और सूरज, चांद और बाकी जो प्लैनेट टॉलमी के दौर में मौजूद थे, मालूम थे, मौजूद तो खैर सारे ही थे, लेकिन जो मालूम थे इंसानों को वो ग़الباً 5 प्लैनेट थे, जिनमें हमारे पास वीनस था, मार्स था और इस तरह के, खैर वो आप नाम देख सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। जो उसका मॉडल था बेसिकली वो ये था कि ज़मीन जो है वो कायनात का सेंटर है और सूरज, चांद ये सारे उसके गिर्द घूमते हैं। लेकिन इस मॉडल में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ और थी, वो ये थी कि सूरज और चांद उसने कहा था कि ये ज़मीन के गिर्द ऑर्बिट्स में घूमते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसने जो बाकी प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स थे ना वो उसने यूं दिखाए कि एक ऑर्बिट जो है वो ज़मीन के गिर्द है, और उसके अलावा उन ऑर्बिट्स के अंदर स्मॉल ऑर्बिट एग्जिस्ट करते हैं, जिसको उसने एपी साइकिल्स का नाम दिया। और उसने कहा कि जो बाकी प्लैनेट्स हैं ना वो इन एपी साइकिल्स में घूमते हैं। तो ये काफ़ी हद तक जो मुशाहिदात थे उनको एक्सप्लेन करता था, लेकिन अगर हम आज देखें तो हम इमीडिएटली इसको कह सकते हैं कि ये सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप एपी साइकिल्स को देखते हैं तो आज हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उस मोशन, जिस सर्कल में वो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है, उसके सेंटर के ऊपर उसे कोई ना कोई फोर्स मिलनी चाहिए। जैसे ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है तो वो फोर्स सूरज से मिलती है। जब आप किसी पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाते हैं सर्कुलर मोशन में तो वो फोर्स आपका हाथ प्रोवाइड कर रहा होता है सेंटर के ऊपर। लेकिन अगर आप इन एपी साइकिल्स के सेंटर के ऊपर देखें तो कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, और इसका मतलब है कि अगर आज हम इस जो टॉलमी का जियोसेंट्रिक मॉडल था उसको ऑब्जर्व करें तो हम इसको आसानी से रिजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो पटॉलमी ओके, बहुत सारे लोग इसको पटॉलमी पढ़ते हैं क्योंकि ये पी से स्टार्ट होता है, बट इट्स टॉलमी। तो जो दूसरा टॉलमी, अच्छा टॉलमी ने जो मॉडल दिया था ना ये था सन 140 में। सन 140 था या सिर्फ सन 40 था, अब आप याद रखें कि अब जो है हमारे पास 2024 है, ठीक है। तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 2000 ईयर्स अगो। फिर तकरीबन 600-700 साल पहले जो दूसरा मॉडल दिया प्लैनेटरी मोशन का, या सेटेलाइट्स या और ये जो हमारे पास सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी मोशन का, उसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक आपको नाम से, हेलियो अगेन ग्रीक वर्ड का प्रीफिक्स है जिसका मतलब सूरज है। तो यहाँ पे हेलियोसेंट्रिक का मतलब है कि सूरज जो है ना इस मॉडल में वो कायनात का सेंटर है, और इस मॉडल को निकोलस कोपरनिकस ने दिया था।
तो इस ये मॉडल बेसिकली ये कहता है कि जो सूरज है ना वो कायनात का सेंटर है और बाकी सारे प्लैनेट्स जो है ना वो इसके इर्द गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। अच्छा, ये आल्दो प्रिसाइजली टोटली करेक्ट तो नहीं है ये मॉडल, क्योंकि आज हमें पता है कि जो सूरज है वो भी कायनात का मरकज़ नहीं है, बल्कि सूरज तो एक मामूली सा सितारा है और इनफैक्ट कायनात का मरकज़ है ही नहीं, बिकॉज इट्स एन इन्फिनिट यूनिवर्स। और इन्फिनिट यूनिवर्स में कोई भी पॉइंट अगर आप चूज़ कर लें तो वही उसका सेंटर माना जा सकता है, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर खड़े होकर आप जिस सिमत में भी देखेंगे आप इन्फिनिट फासले तक देख सकते हैं। और यही सूरत हाल एक इन्फिनिट यूनिवर्स में किसी दूसरे पॉइंट की होगी कि आप कोई दूसरा पॉइंट पिक करें तो उधर से भी जिस सिमत में देखेंगे आप इन्फिनिट फासले तक देख सकेंगे, तो आप उसको भी सेंटर मान सकते हैं। तो एक इन्फिनिट यूनिवर्स की प्रॉपर्टी ये भी है कि उसमें सारे पॉइंट, कोई पॉइंट भी स्पेशल नहीं है, सारे पॉइंट इक्विवेलेंट हैं। जो भी आप पॉइंट पिक करेंगे वही आप उसका सेंटर मान सकते हैं। तो खैर हेलियोसेंट्रिक मॉडल में कोपरनिकस ने यह कहा कि जो सूरज है वो कायनात का सेंटर है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस सेंस में कि इसने कम से कम एक सीधे रास्ते पे लगा दिया साइंसदानों को, क्योंकि जो अर्थ सेंट्रिक था उससे टॉलमी के मॉडल में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन कोपरनिकस के मॉडल में एटलीस्ट ये स्टेप सीधा था कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। सूरज बजाते खुद कायनात का सेंटर है या नहीं, दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट ये इस सेंस में इम्पोर्टेंट था कि इसने ये सही तरीके से बताया कि ज़मीन और दूसरे सियारे जो हैं ये सूरज के गिर्द घूमते हैं और ना कि सूरज और बाकी सियारे जो हैं वो ज़मीन के गिर्द घूमते हैं। खैर, तो इसके कुछ ईयर से बाद, कोपरनिकस के कुछ ईयर से बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो एक और साइंटिस्ट था जोहानिस केपलर। तो केपलर जो था ना उसने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से 3 लॉज दिए थे और इन 3 लॉज को हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके 3 लॉज ये थे कि जो उसने ऑब्जर्वेशन से लिए, खैर मैं उसको अभी ये नहीं बताने वाला कि उसके 3 लॉज क्या थे, बिकॉज इसको हम बहुत डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। खैर, उसने ऑब्जर्वेशन से 3 लॉज दिए और ऑब्जर्वेशन उसने किसकी की थी, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं इनकी ऑब्जर्वेशन की थी कि वो कैसे मूव करते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, और ऑफ कोर्स एक लॉ जो है वो टाइम पीरियड के रिलेटेड भी है। तो उसने जब ये लॉज दिए तो उससे हमें कुछ बातें पता चली कि जो बात जोहानिस केपलर ने की थी ना कि सूरज जो है वो कायनात का सेंटर है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं वो उसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। केपलर ने ये शो किया कि वो ऑर्बिट्स सर्कुलर नहीं है, बल्कि वो ऑर्बिट्स जो हैं वो इलिप्टिकल हैं। तो खैर उसके 3 लॉज थे जो हम डिटेल में जाएंगे, और ये 3 लॉज इस वक्त बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इन 3 लॉज को बुनियाद बना के माना ये जाता है कि न्यूटन अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो लॉ है ना वो उस नतीजे पे पहुंचा होगा। और मैं होपफुली जब केपलर लॉज के ऊपर पहुंचूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे केपलर लॉज से आप जो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ है उसके ऊपर पहुंच सकते हैं। एंड इट्स पॉसिबल कि न्यूटन ने भी शायद वही रास्ता लिया हो, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो केपलर के लॉज हैं वो न्यूटन के वक्त मौजूद थे और उन्होंने न्यूटन की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी जो उसका ग्रेविटेशन का लॉ है उसको बनाने में या उसको तख्लीक करने में। खैर, तो जोहानिस केपलर के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास नाम आता है ऑफ कोर्स वो आइजक न्यूटन है, और ये 1665 की बात है जब उसने अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का लॉ दिया। ये लॉ बज़ाते खुद क्या है इसके ऊपर मैं अभी जाता हूँ कुछ देर में, 1-2 मिनट में, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। एंड इट्स एन एस्टिमेट कि हाउ Newton could have gotten to the universal gravitational law. It's important. It's in the book, of course, Haley, Resnick and Crane. और ये बता रहा है कि हो सकता है कि न्यूटन इस रास्ते से न्यूटन को इस सवाल का पता चला हो कि जो चीज़ ज़मीन के ऊपर गिरती है वो और जो चांद की मोशन है ज़मीन के गिर्द, ये दोनों एक ही फोर्स का नतीजा है। तो इट्स वन पॉसिबिलिटी। तो हो सकता है कि न्यूटन ने ऐसे एस्टिमेट लगाया हो। तो फ़र्ज़ करें कि जो चांद है, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और चांद चौंके ज़मीन के गिर्द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मान सकते हैं, वो परफॉर्म कर रहा है। तो हमें पता है कि अब न्यूटन लॉज से जो हम पढ़ चुके हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अपने इनिशियल चैप्टर्स में इस कोर्स के, उससे हमें पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो v²/r होता है, और v जो है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जिससे वो उस सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा होता है। और आप इस v को लिख सकते हैं 2πr डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। इट्स जस्ट सिंपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो जितना वो सर्कुलर ऑर्बिट का फासला है,
ठीक है, उसको अगर आप टोटल टाइम पे जितना वो लेता है, जो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, उसके ऊपर डिवाइड कर दें तो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ से हम स्पीड को लिख सकते हैं टाइम पीरियड की फॉर्म में। और अब जो फासला है ज़मीन और सूरज के दरमियान वो 3,84,000 किलोमीटर है, हमें पता है। जो टाइम पीरियड है वो 27.3 डेज़ है, जिसमें मून एक ऑर्बिट कंप्लीट करता है ज़मीन के गिर्द। तो आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं चांद का, और ये एक्सेलरेशन जो है ये 0.0027 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आता है। अब जब आप कोई चीज़ ज़मीन के ऊपर गिराते हैं तो आप इसको भी एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं कि उसका एक्सेलरेशन क्या है, विच इज़ 9.8। तो अगर आप इन दोनों एक्सेलरेशंस की रेशियो लेते हैं तो हमारे पास जो जवाब आता है वो है 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴। तो ये हमारे पास रेशियो आई है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो चांद का है उसके ऑर्बिट में, डिवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ज़मीन के ऊपर गिरती हैं। तो इन दोनों की जो रेशियो है ना वो 2.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ है। अब न्यूटन ने, अभी मैंने आपको बताया था कि कैपलर लॉज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे न्यूटन के लिए, गेस करने के लिए कि उसके जो लॉ है ग्रेविटेशन का उसकी फॉर्म क्या होगी। तो न्यूटन कैपलर लॉज से आप गेस कर सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई मीन एक्चुअली फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, लेकिन चूंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन जो है ना वो आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ले सकते हैं बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो इधर से आप जो एक्सेलरेशन है उसकी जो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है चांद का और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो रेशियो इनकी आती है वो जो रेडियस है अर्थ का, और जो रेडियस है अर्थ से मून तक का फासला जो है उसकी आप रेशियो ले सकते हैं एक्सेलरेशंस की, जैसा कि आप इस मैथमेटिक्स में देख सकते हैं। इट प्रीसाइजली टर्न्स आउट टू बी 2.8 × 10⁻⁸ तो इस इनसाइट से इट्स पॉसिबल कि न्यूटन को थोड़ी सी आइडिया मिला हो कि वो फोर्स जिसकी वजह से चांद गर्दिश कर रहा है ज़मीन के गिर्द, और वो फोर्स जिसकी वजह से चीज़ें ज़मीन के ऊपर गिरती हैं, वो दरअसल एक ही फोर्स का नतीजा है। दिस इज़ दी सेंट्रल आइडिया कि न्यूटन को ये इंसाइट कैसे मिली थी कि चांद भी फ्री फॉल मोशन में है और जो ऑब्जेक्ट हम ज़मीन के ऊपर गिराते हैं वो भी फ्री फॉल मोशन में होते हैं। हाउ डिड ही गेट दिस इनसाइट? तो ये थोड़ा सा एनालिसिस हमें इस चीज़ की इनसाइट देता है कि उसको कैपलर लॉ से कुछ आइडिया मिला हो कि जो फोर्स है वो इनवर्स स्क्वायर होती है द डिस्टेंस विच इज़ बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। तो खैर इधर से न्यूटन को कुछ आइडिया मिल गया। तो अब हमें थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल गई है कि कैसे 2-3 हज़ार साल का जो पीरियड है उसमें जो मेन इवेंट्स हैं, जो हमारे पास टॉलमी का मॉडल है या फिर हेलियोसेंट्रिक है कोपरनिकस का, जोहानिस कैपलर के जो लॉज हैं, और फिर इवेंचुअली हम कैसे न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ के ऊपर पहुंचे। तो दिस वाज अ बिट ऑफ अ हिस्ट्री, लेकिन इसको जानना ज़रूरी था क्योंकि हमें आइडिया मिलता है कि कैसे मुख्तलिफ स्टेप्स में लोगों ने इन चीज़ों को डिवेलप किया है। तो अब हम न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ की तरफ जाते हैं, विच इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और इसकी डेफिनेशन ये है, लेट मी एक्चुअली रीड इट फॉर यू। It says that every particle in the universe attracts every other particle with a force directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The direction of the force is along the line joining the particles. This is the definition of Newton law of gravitation. और ये कहता है कि अगर आप दो masses लेते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स एग्जिस्ट करती है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है, सेंटर्स के दरमियान, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, उस फासले के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन है वो रेडियली इन दोनों मैसेज के सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। यानी अगर आप लेफ़्ट वाला मैस लेते हैं तो वो राइट वाले मैस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर आप राइट वाला मैस लेते हैं तो वो लेफ़्ट वाली मैस को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और आप इस डेफिनेशन से इमीडिएटली इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं, विच इज़ F = G, कैपिटल G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर हमने डेफिनेशन में प्रोपोर्शनैलिटी की बात की थी, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म किया है, तो हमारे पास ये कांस्टेंट आया है कैपिटल G, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, अगर आप इस वैल्यू को देखें, इसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा लेक्चर में आगे चल के, लेकिन अगर आप इस वैल्यू को देखें तो इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, क्योंकि 10⁻⁻11 है, और इस स्मॉल वैल्यू की इस कांस्टेंट की स्मॉल वैल्यू की वजह से ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत स्मॉल है, या फिर आप यूँ कह लें कि अगर इसको आपने ऑब्जर्वेबल बनाना है, यानी आप इसको मेजर करना चाहते हैं, तो मैसेज
को बहुत ज़्यादा होगा, और दैट इज़ द रीज़न कि क्यों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हम कहते तो ये हैं कि ये कायनात में हर दो पार्टिकल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे ज़मीन, सूरज, चांद है, उनके दरमियान ये हमें नज़र आती है। स्मॉल पार्टिकल्स जैसे मैं खुद हूँ, मैं इस अपने आईपैड को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम भी तो मैसेज ही हैं। एंड द रीज़न भी है कि हमारी जो मैसेज हैं वो बहुत स्मॉल हैं और इनके साथ जो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो बहुत ही स्मॉल है, तो जिसकी वजह से फोर्स जो है वो अनडिटेक्टेबल हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। खैर, तो इस कांस्टेंट को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल इसलिए कि ये जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आती है, और पूरी कायनात में जहाँ जहाँ भी हमने मेजरमेंट्स की हैं इसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है। सो इट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है, ऐसे लॉज को आप इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि अगर आप देखें तो जो फोर्स है वो जो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फासला है ना, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इट्स इन्वर्स स्क्वायर लॉ। आप और भी बहुत सारे इन्वर्स स्क्वायर लॉज देखेंगे, जैसे कूलम्स लॉ है, तो दे आर काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट, दे टेल अस समथिंग कि जो फोर्स है अगर फासले को कम या ज़्यादा करें तो वो कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। दूसरी बात, अगर आप गौर करें राइट हैंड साइड पे इस मैथमेटिकल इक्वेशन की, तो ये मैसेज के प्रोडक्ट के बराबर है। एंड दिस गिव्स अस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये हमें ये बताता है कि जो फोर्स है ना, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल masses of the object. It is proportional to the product of masses of the objects. मतलब ये हुआ कि आप कोई छोटा ऑब्जेक्ट लें या कोई बड़ा ऑब्जेक्ट लें, जो फोर्स है ना वो उनके दरमियान एक जैसी होगी। जो फोर्स छोटा ऑब्जेक्ट बड़े के ऊपर लगाएगा वो बराबर होगी उस फोर्स के जो बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है, क्योंकि फोर्स जो है ना वो मैसेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो जो फोर्स है ना वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती कि एक मैस जो है वो बहुत स्मॉल है, दूसरी मैस जो है वो बहुत बड़ी है। जो फोर्स है वो मैसेज के प्रोडक्ट के बराबर है। इसका मतलब है कि चाहे कोई मैस छोटी है चाहे बड़ी है, वो फोर्स एक जैसी लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। लेकिन उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो आप देख लें कि एक्सेलरेशन चूँकि F=ma होता है, तो जो मैसिव मैस होगी उसमें कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और जो स्मॉल मैस होगी उसमें बड़ा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एंड दैट इज़ वन रीज़न कि आप जब मिसाल के तौर पे इस पेंसिल को गिराते हैं यहाँ से, तो हमें ये पेंसिल ज़मीन की तरफ गिरती हुई नज़र आती है, ना कि ज़मीन पेंसिल की तरफ मूव करती हुई नज़र आती है। एंड द रीज़न इज़ ऑब्वियस कि ऑल्दो फोर्स जो है वो सेम है, जो पेंसिल ज़मीन के ऊपर लगा रही है या जो ज़मीन पेंसिल के ऊपर लगा रही है, लेकिन चूँकि पेंसिल का मैस कम है तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इट्स वे मोर देन द एक्सेलरेशन दैट दिस पेंसिल प्रोड्यूसेस इन अर्थ। Okay, so that's it. That was the definition of the universal law of gravitation. लेकिन हमने इसकी वेक्टोरियल फॉर्म की बात नहीं की, तो अभी हम ज़रा इसको वेक्टोरियल फॉर्म को करते हैं, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से इसको भी डिफ़ाइन करते हैं। तो वेक्टोरियल फॉर्म लिखने के लिए अगर आप इस डायग्राम के ऊपर गौर करते हैं तो ये असल में 3 डायग्राम्स हैं। तो हमारे पास 2 मैसेज हैं, M1 और M2, और आप देख सकते हैं कि वो जो फोर्स लगाएंगी एक दूसरे के ऊपर वो फार्मूला हमारे पास है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मैस M1 फोर्स लगा रही है मैस M2 के ऊपर, उसको हमने F21 लिखा है, जो पहली डायग्राम है। और सिमिलरली जो मैस M2 M1 के ऊपर लगा रही है उसको हमने F12 लिखा है। अच्छा, ये पहली डायग्राम है। तो हमने ये डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि जो फोर्सेस होती हैं वो रेडियली एक्ट करती हैं, सेंटर टू सेंटर एक्ट करती हैं। तो हम क्यों ना यूनिट वेक्टर्स डिफाइन कर लें जो सेंटर टू सेंटर पॉइंट कर रहे हो। तो ये दूसरी डायग्राम में वही किया गया है। R12 यूनिट वेक्टर जो है ना ये M1 की डायरेक्शन में है, यानी ये यूनिट वेक्टर मैस M2 से M1 की तरफ जा रहा है। और इसको फिर आप इमीडिएटली देख सकते हैं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन हमें पता है क्या होता है कि वेक्टर डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने R12 यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है तो ये क्या होगा, R12 वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। और इस तरह हम लिख सकते हैं F12 को वेक्टोरियल फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ दिस वेक्टर R12। तो जो हमारे पास F12 की फॉर्म आएगी वो -GM1M2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर आएगा इंटू R12 यूनिट वेक्टर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है ना ये कहाँ से आ रहा है। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो जो नेगेटिव साइन है ना वो डायरेक्शन से आ रहा है कि R12 यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है F12 के, और इसलिए नेगेटिव साइन। सिमिलरली आप R21 डिफाइन कर सकते हैं, ये वो यूनिट वेक्टर होगा जो मैस M1 से M2 की तरफ जाएगा। और इसी तरह आप F21 लिख सकते हैं, वो फोर्स जो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है पहले ऑब्जेक्ट की वजह से।
वो इक्वल आएगी -GM1m2 डिवाइड बाई R21 स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। अगेन जो नेगेटिव साइन है वो इसलिए है क्योंकि R21 यूनिट वेक्टर और जो F21 फोर्सेस हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में है। और चूँकि अब इस डायग्राम से हमारे पास वाज़े है कि जैसे हमने इनको डिफ़ाइन किया है उस फॉर्म में R21 जो है वो R12 की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि जो F12 है वो F21 की अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, जो अगेन आप इमीडिएटली देख सकते हैं कि इट्स जस्ट न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर वाला, जो ये कहती हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्सेस की मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो ये इस वेक्टर फॉर्म में नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि इन फोर्सेस की जो डायरेक्शन है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो दैट्स इट फॉर न्यूटन्स थर्ड लॉ। हमने ये देख लिया कि सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें हमने ये देख लिया कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स कैसे लगाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि दो ऑब्जेक्ट्स की तो हमने बात कर ली, जैसे लेट्स से ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फोर्स है, तो अगर हम चांद को भी इंक्लूड कर लें तो फिर क्या होगा। मिसाल के तौर पे तीन ऑब्जेक्ट्स अगर हम कंसीडर कर लें कि सूरज ज़मीन के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है और चांद ज़मीन के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, तो फिर इस सूरत में हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी, हम इस ग्रेविटेशनल लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। या मिसाल के तौर पे तीन से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं और वो सारे मिल के किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। दैट्स द क्वेश्चन दैट वी वांट टू आंसर। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो हम यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट्स की वजह से फोर्स लग रही है, तो जो फोर्स होगी ना वो इस तरह एक्ट करेगी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्ट हो रही है, लग रही है बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स की वजह से, वो लीनियर सम होगी इंडिविजुअल फोर्सेस का। मैं पहले आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ ज़मीन, सूरज और चांद की। फ़र्ज़ करो आप ये देखना चाहते हैं कि ज़मीन के ऊपर सूरज और चांद की वजह से कितनी फ़ोर्स लगती है। तो प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप पहले जब देखते हैं कि सूरज ज़मीन के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगाएगा तो आप चांद को एक लम्हे के लिए भूल जाएं, साइड पे कर दें, ऐसा समझे कि वो मौजूद ही नहीं है। आप सिर्फ ये देखें कि सूरज ज़मीन के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगाता है, ये आपकी फ़ोर्स हो जाएगी फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन। फिर दूसरे स्टेप में आप ये भूल जाएं कि सूरज मौजूद है या नहीं है, आप सिर्फ ये देखें कि चांद ज़मीन के ऊपर कितनी फ़ोर्स लगाता है, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगी फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। तो अब जो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी ना ऑन अर्थ ड्यू टू मून एंड सन, दैट विल बी द सम ऑफ फोर्सेस ऑन अर्थ ड्यू टू सन प्लस फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून। दिस इज़ लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट एक्स है और वो एक्स ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत सारे दूसरे ऑब्जेक्ट एन दूसरे ऑब्जेक्ट्स के पास मौजूद है, और आप ये देखना चाहते हैं कि वो सारे के सारे एन ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मिल के इस ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर कितनी फोर्स लगाते हैं। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आप इंडिविजुअल फोर्सेस देखेंगे, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्स ड्यू टू वन पहला ऑब्जेक्ट जो है, फिर फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्स ड्यू टू सेकंड मैस, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट एक्स ड्यू टू थर्ड मैस, और इस तरह आप इनको ऐड करते जाएंगे अप टू एन मैसेज और आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो मैंने सन के लिए इसको दिखाया हुआ है, बट बी वेरी केयरफुल कि ये जो फोर्स है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो सम होगा वो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ का सम होगा। तो आपने ना सिर्फ मैग्नीट्यूड का ख्याल रखना है बल्कि डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है। एक्चुअली दिस इज़ वेरी दिस इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ थ्योरी दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू। तो अब चूँकि हमारे पास दो फार्मूलाज आ गए हैं, फर्स्ट न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ और सेकंड जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो फिर हमने कैसे डील करना है उनको। तो चलें इनके लिए हम पहले एक एक प्रॉब्लम यानी एग्जांपल कर लेते हैं ग्रेविटेशनल लॉ की भी और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की भी, और फिर हम मज़ीद आगे चलेंगे बाकी चीज़ों को देखने के लिए। तो ये एक्सरसाइज 14.2 है और इसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि how far from the earth must a space probe be along a line towards the sun so that the sun's gravitational pull balances the earth's। तो हमसे ये पूछा गया है कि कोई हमारे पास स्पेस प्रोब है, जैसे स्पेस शटल कह लें या कोई भी चीज़ जो जहाँ जो रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ होती है, उसको हम ज़मीन से कितने फासले पे रखें
सूरज की जानिब, यानी वो लाइन जो ज़मीन और सूरज को मिलाती है उस लाइन के ऊपर वो मौजूद हो और ज़मीन से कितने फ़ासले पे मौजूद हो कि हमारे पास जो अर्थ की और सन की ग्रेविटेशनल पुल है ना वो एक बराबर हो जाए। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं आपसे, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे सन को बनाएं तो ये हमारे पास सन है और बिल्कुल यहाँ पे हम बना सकते हैं। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ अ लाइन थ्रू सन ताकि हमें आसानी हो जाए सेंटर टू सेंटर बनाने में। तो लेट्स से ओके, ये हमारे पास सन है और इस पॉइंट पे हम बना सकते हैं अब अर्थ। तो ये फ़र्ज़ कर लें कि अर्थ है। सो लेट्स मूव इट लिटिल डाउनवर्ड, लिटिल टू द लेफ्ट। ओके, तो अब ये हमारे पास जो है वो सन का सेंटर पॉइंट है और ये हमारे पास अर्थ का सेंटर पॉइंट है। और लेट मी गिव अर्थ एक्चुअली अ लिटिल बिट ऑफ ग्रीनिश कलर, इट लुक्स ब्यूटीफुल। जो सन है उसका रंग हमें पता है येलो है, तो लेट्स गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ येलो कलर। तो अब ये सिचुएशन है हमारे पास। लेट मी गिव देम नेम्स टू। सो दिस इज़ सन एंड दिस इज़ अर्थ। ओके, और हमने ये बताना है कि अर्थ से इस लाइन के ऊपर कितने फासले पे एक स्पेस प्रोब हो कि ज़मीन और सूरज की जो फोर्सेस उसके ऊपर लगेंगी स्पेस प्रोब के ऊपर वो एक बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम मार्क कर लेते हैं और मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह मार्क करता हूँ कि जो मेरा ओरिजिन है ना वो ज़मीन के ऊपर मौजूद है, ज़मीन के सेंटर के ऊपर। और इसकी रीज़न क्वाइट ऑब्वियस है क्योंकि हमसे सवाल में ये पूछा गया है कि ज़मीन से कितने फासले के ऊपर स्पेस प्रोब को हमने रखना है। तो हम अपना ओरिजिन जो है वो ज़मीन के ऊपर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है। हमें वाई एक्सिस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि द मोशन इज़ प्योरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस। मोशन और द फोर्स इज़ प्योरली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्चुअली द फोर्स इज़ अलॉन्ग एक्स एक्सिस। So okay, so let's make some random points. So let's pick this point. फ़र्ज़ करें कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे जो स्पेस प्रोब है ना वो मौजूद है और इस फासले को मैं कह लेता हूँ फासला x। और हमें ये पता है कि जो ज़मीन और सूरज के दरमियान टोटल फासला है वो r है। तो ये जो बाकी फासला बचेगा ना ये क्या रह जाएगा, r माइनस एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्पेस प्रोब है ये ज़मीन से किसी फासले x के ऊपर मौजूद है। तो इसका जो सूरज से फासला बनेगा वो r माइनस एक्स बनेगा क्योंकि r जो है ना वो ज़मीन और सूरज के दरमियान का फासला है। तो अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक r है और ये x है तो रिमेनिंग जो होगा वो r माइनस एक्स होगा। और ये x वो चीज़ है जो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो कंडीशन है, कंडीशन ये है, रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि जो इस प्रोब के ऊपर फोर्स लगती है अर्थ की वजह से, उसको अगर मैं कहूँ एफ पी ई फोर्स ऑन प्रोब ड्यू टू अर्थ, तो ये हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है प्रॉब्लम में कि ये फोर्स बराबर होनी चाहिए फोर्स ऑन प्रोब ड्यू टू सन। तो इसको मैं एफ पी एस कह लेता हूँ। तो अब न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, तो उसकी एक ही फॉर्म है। तो जब मैं उसको अर्थ प्रोब सिस्टम के लिए लिखूँगा, यानी वो फोर्स जो अर्थ लगाएगी इस प्रोब के ऊपर, तो उस केस में ये बन जाएगा जी, लेफ़्ट साइड मेरे पास बन जाएगी जी मैस ऑफ अर्थ मैस ऑफ प्रोब डिवाइडेड बाई जो इनके दरमियान फासला है वो फासला x है। और ये इक्वल आएगा मेरे पास जी मैस ऑफ सन मैस ऑफ प्रोब डिवाइडेड बाई इस केस में ये बनेगा r माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्रोब और सन के दरमियान जो फासला है वो r माइनस एक्स है। अब आप यहाँ पे देख लें कि जो प्रोब की मैस है वो कैंसल आउट हो जाती है, जी भी दोनों तरफ से कैंसल आउट हो जाता है, तो इनको हम कर देते हैं कैंसल। तो हमारे पास जो सिचुएशन बाकी बचती है वो है मैस ऑफ अर्थ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। सो इट्स एम ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये इक्वल आता है मैस ऑफ सन एम एस डिवाइड बाई आर माइनस एक्स स्क्वायर। और याद रहे कि हमें जो है वो x रिक्वायर्ड है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एम एस टाइम्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स एम ई टाइम्स आर माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें चूँकि x चाहिए तो सबसे आसान काम यही हो सकता है कि हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लें, और अगर हम लेफ़्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये सिचुएशन बनती है, और अगर राइट साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये सिचुएशन बनती है। अब मैंने स्क्वायर रूट इसलिए लिया है ताकि x को आज़ाद कराया जा सके। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसमें भी स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी वो बनेगी मैस ऑफ सन, सो इट्स मैस ऑफ सन विद स्क्वायर रूट टाइम्स
x equals mass of earth with square root times r minus x, r minus x। और इसको मैंने x के लिए सॉल्व करना है तो इट्स क्वाइट सिंपल नाउ। तो इसको मैं अगर एक स्टेप में वो सारी टर्म्स एक तरफ कर लूँ जिनमें r माइनस एक्स मौजूद है, तो ये मेरे पास बनेगा m mass of sun, so it's ms, this is just लेफ्ट हैंड साइड x, और मैं राइट हैंड साइड पे भी जब x वाली टर्म को लेफ्ट पे ले आऊँगा तो ये बनेगा m e स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, टाइम्स x, और ये इक्वल आएगा r टाइम्स m टाइम्स e स्क्वायर रूट। और इसको अब हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप देख लें कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इनमें से x कॉमन आ रहा है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे x के लिए तो ये बनेगा mass of earth square root, so me square root divided by me square root plus ms स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई आर। अब ज़मीन और सूरज के दरमियान जो फासला है आर, वो एक कांस्टेंट है। जो ज़मीन और सूरज की मैसेज हैं वो भी कांस्टेंट है, आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जब आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, आई मीन यू कैन लुक इट अप इन अ बुक और गूगल और वट एवर, ये कांस्टेंट सारे नंबर्स हैं। तो हमारे पास जो फासला आता है वो आता है 2.6 इंटू 10⁸ मीटर। तो ये जो प्रोब है, ये वाला जो फासला है, ये वाला x यहाँ से यहाँ तक, ये 2.6 इंटू 10⁸ मीटर हो, तो फिर यहाँ पे ये स्टेबल हालत में होगी, यानी जितनी फोर्स सूरज इसके ऊपर लगाएगा बिल्कुल उतनी ही फोर्स ज़मीन पे उसके ऊपर लगा रही होगी, और यहाँ पे ये स्टेबल हालत में होगी। तो दिस इज़ व्हाट वी नीडेड टू फाइंड। तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको यूज़ किया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये प्रॉब्लम की स्टेटमेंट है जो मैं करना चाह रहा हूँ। इट्स अ सैम्पल प्रॉब्लम 14.2 और इट्स रिलेटेड टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आई हैव पिक्ड दिस सैम्पल प्रॉब्लम बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट, और जो बुक में हुआ है वो कंप्लीट नहीं है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। तो हम गोना डू अ कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन फॉर दिस प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अ प्रॉपरली सूटेड एस्ट्रोनॉट इज़ ड्रिफ्टिंग थ्रू द एस्ट्रॉयड बेल्ट ऑन अ माइनिंग एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन जर्नी को कहते हैं। माइनिंग जो है इसका मतलब है कि वो रॉक्स को देख रहा है। आपको पता है माइनिंग को जो कानों में काम करते हैं, जैसे साल्ट माइन होती है, नमक की कान जिसको कहते हैं, तो ये इस तरह की उसकी जर्नी है। और वो एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद है। एस्ट्रॉयड बेल्ट हमारे सोलर सिस्टम के अंदर एक ऑर्बिट है जहाँ पे बहुत सारे एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं। At a particular instant, he is located near two asteroids of masses m1 and m2. और उनके फासले भी दिए हुए हैं कि उनसे कितने फासले के ऊपर मौजूद है। एज शोन इन द फिगर 14.2। मैं फिगर को कॉपी नहीं करने वाला, हम फिगर अपनी बना सकते हैं। द लाइन कनेक्टिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू द टू एस्ट्रॉयड्स फॉर्म एन एंगल ऑफ 120। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ ना हम डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। At that instant, what is the magnitude and direction of the gravitational force on the astronaut due to these two asteroids? Assume that the astronaut and the asteroids can be considered as particle. तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, क्योंकि अब हमारे पास एक एस्ट्रोनॉट है और दो एस्ट्रॉयड्स जो हैं वो उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो वी रियली हैव टू यूज़ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसका रूल हमें पता है कि वो कैसे यूज़ करते हैं। एंड I'm gonna show astronaut and asteroids with point particles, so it's given. So let's actually let me first try and draw a funny diagram of astronaut. So let's say this is an astronaut, और ये दो एस्ट्रॉयड्स के करीब मौजूद है। जो पहला एस्ट्रॉयड है वो इस डायरेक्शन में इस मौजूद है। ओके, दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो लेट्स से दिस इज़ द एरो। और जो एस्ट्रॉयड है लेट्स से उसकी ये शेप है, एंड दिस इज़ m1, और इसकी मास जो है वो दी हुई है। और ये जो r1 है ना, ये है हमारे पास 215 किलोमीटर, तो ये उसका फासला है। जो दूसरा एस्ट्रॉयड है ना वो यहाँ पे कहीं मौजूद है। लेट मी कॉल दिस एज मास m2, और जो इसका फासला है इस एस्ट्रोनॉट से, ओके आई गॉट अ एरो हेयर फाइनली लकी। ये फासला जो है ना, दिस इज़ r इक्वल्स 1.42 किलोमीटर। ओके, सो जो m1 का फासला है ना एस्ट्रोनॉट से वो ज़्यादा है m2 की निस्बत। और ये जो एंगल है ना, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और इस एंगल की इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ही मैंने ये
जो डायग्राम है ना वो बनाई है, ये एंगल जो है ना ये 120 डिग्री है। तो ये हमें हेल्प करेगा मैग्नीट्यूड जो फोर्स की होगी ना नेट जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर लगती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि आप भूल जाएं कि हमारे पास ये दूसरा एस्ट्रॉयड मौजूद है। आप पहले ये कैलकुलेट करें कि M1 इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, और दूसरे स्टेप में ये मालूम करें कि M2 जो है वो एस्ट्रोनॉट के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है। तो सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो जो हमारे पास नेट फोर्स आएगी ऑफ कोर्स वो सम होगा, यानी हम इसको यूँ कह सकते हैं कि F astronaut, this should be equal to sum of F on astronaut due to M1 plus F on astronaut due to M2। और A जो है ये एस्ट्रोनॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, M1 और M2 जो है ये मैसेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दिस इज़ दी वेक्टर इक्वेशन। लेकिन हम जो काम करेंगे हम ये करेंगे कि हम इंडिविजुअल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे और फिर एंगल सेपरेटली देखेंगे कि जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में होगी। सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट FAM1 ये वाली और ये वाली, इनकी मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट करते हैं। तो जो F ऑन एस्ट्रोनॉट ड्यू टू एस्ट्रॉयड विद मास M1 लगेगी वो क्या होगी, G मास ऑफ एस्ट्रोनॉट टाइम्स मास ऑफ एस्ट्रॉयड, लेट्स कॉल इट M1 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। ये वो है जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो वैल्यूज़ दी हुई हैं, एस्ट्रोनॉट की मास भी दी हुई है, आपको एस्ट्रॉयड की मास भी दी हुई है, उनके दरमियान फासला भी दिया हुआ है। पॉइंट बीइंग कि आपने जस्ट ये वैल्यूज़ पुट करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, दीज आर जस्ट नंबर विच यू कैन गेट बाई कैलकुलेटर। तो ये हमारे पास आंसर आता है 5.24 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 न्यूटन, जिसको आप लिख सकते हैं 52.4 पिको न्यूटन। पिको आपको पता है इट्स 10⁻⁻12। And similarly, force on astronaut due to mass M2, it will be, okay, due to M2, it will be G time mass of astronaut, mass of second asteroid divided by R2 squared। और इसके भी अगर आप नंबर पुट करेंगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 6.39 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 न्यूटन, जो इस केस में बनेगी 63.9 पिको न्यूटन। ओके, तो हमने फोर्सेस कैलकुलेट कर ली। अब हमने ये देखना है कि नेट फोर्स कितनी लग रही है, क्योंकि दीज आर इंडिविजुअल फोर्सेस जो पहला और दूसरा एस्ट्रॉयड जो है वो इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो नेट फोर्स हमने देखनी है। अब देखो नेट फोर्स अगर लेनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम वेक्टोरियली देखें तो अगर हमें नेट फोर्स देखनी है तो हम वेक्टोरियली इस दूसरी फोर्स को जो इस डायरेक्शन में है M2 की डायरेक्शन को में उसको इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में कहीं आएगा। सही है, दिस इज जस्ट दिस गिव्स अस जस्ट द लॉ ऑफ कोसाइंस। ओके, सो लेट मी एक्चुअली यूज़ अ सेकंड, लेट्स यूज़ अ ब्लू कलर, और मैं ये आपको यूँ दिखा सकता हूँ कि अगर मैं ये वाली फोर्स दिखाऊँ, जो ये वाली फोर्स है ये वाली, ठीक है, जो हमने कैलकुलेट कर ली है, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा ना वो इट विल बी समव्हाट इन दिस डायरेक्शन, विच मीन्स कि जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर फोर्स लग रही है ना वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। दिस इज़ द नेट फोर्स। ओके, और ये नेट फोर्स अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस है, और लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कहता है हमें कि जो नेट फोर्स होगी FA एस्ट्रोनॉट के ऊपर, FM मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैंने अपने नोट्स में इसको FM से जाहिर किया था, लेकिन यहाँ पे करते हुए मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया। तो जो नेट फोर्स होगी ना एस्ट्रोनॉट के ऊपर वो क्या होगी, FAM1 squared, this is just the law of cosine, plus FAM2 squared plus 2 times FAM1 times FAM2 times cosine of angle between M1 and M2, and that is 120 degrees। ओके, तो और इस सारे का हमारे पास आता है स्क्वायर रूट। सो दिस इज़ जस्ट द लॉ ऑफ कोसाइंस। अब FAM1 FAM2 और ये सारा हमने कैलकुलेट कर लिया है। कोसाइन ऑफ 120 जो है ये हमारे पास होता है -1/2। लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर। सो दिस थिंग इज़ -1/2, और ये आप देखें यहाँ पे ये जो 2 है ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा। आप इनका स्क्वायर लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपके पास इसका एक जवाब आ जाएगा कि जो नेट फोर्स एस्ट्रोनॉट के ऊपर लगती है ना उसकी जो मैग्नीट्यूड है ना, इट टर्न्स आउट टू बी 58.58
99 पिको न्यूटन। तो ये वो फोर्स है, नेट फोर्स जो एस्ट्रोनॉट के ऊपर लग रही है। हमने ये भी देखना है कि इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ना वो कौन सी है। तो हम डायरेक्शन ऑफ कोर्स यही हम पिक करेंगे, यही पिक करेंगे। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बल्कि कहना मुझे यूँ चाहिए कि डायरेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत चाहिए। तो अगर हम एक्स और वाई एक्सिस को यूँ डिफ़ाइन करें कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो m1 है वो प्योरली एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो फिर हम एक्स एक्सिस के लिहाज से या m1 के लिहाज से बता सकते हैं कि इस फोर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है। यानी ये वाला जो एंगल है ना, जो r1 के साथ बना रही है ये पर्पल लाइन जिसको मैंने f से रिप्रेजेंट किया है, ये कितना है। और इसका आपको पता है, कोई भी जब आपने एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप कॉलेज की फ़िज़िक्स में, बेसिक फ़िज़िक्स में पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास एंगल होता है, फ़र्ज़ करो कि ये एंगल जो है ना, इसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ फाई। सो लेट मी यूज़ अ रेड। सो दिस इज़ द एंगल एंड दिस इज़ एंगल फाई। मैं इसको फाई डिफ़ाइन कर रहा हूँ। फाई लिखना आसान है इसलिए मैं फाई को चूज़ करता हूँ थीटा के ऊपर। तो आपको पता है कि जो फाई है वो क्या होता है, tan इनवर्स y कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स। तो ये बनेगा FA m1y, y कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट फोर्स जो मैस m1 एस्ट्रॉयड m1 की वजह से लग रही है एस्ट्रोनॉट के ऊपर, प्लस y कंपोनेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू सेकंड एस्ट्रॉयड ऑन एस्ट्रोनॉट, और सिमिलरली डिवाइड बाई क्या होगा हमारे पास, FA m1 x कंपोनेंट प्लस FA m2 x कंपोनेंट। दिस इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ फोर्स। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है हमेशा ही, y कंपोनेंट, इट्स जस्ट द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। उनका y कंपोनेंट डिवाइड बाई x कंपोनेंट आपको क्या देगा, एंगल देगा। और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो y कंपोनेंट जो हमारे पास है तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, चूँकि जो पहली फोर्स है ये वाली फोर्स ये प्योरली एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो इसका y कंपोनेंट तो हमारे पास 0 है, तो ये बन जाएगा 0, इसलिए मैंने इसको पहले ही 0 लिख लिया है। और जो दूसरी फोर्स थी वो थी 63.9 पिको न्यूटन, और ये बनेगा साइन ऑफ 30 डिग्रीज़। 30 डिग्रीज़ क्यों बनेगा, आप ज़रा देखें कि ये थी हमारे पास दूसरी फोर्स। ओके, तो ये एंगल जो है ना ये 120 डिग्री है। नाउ लेट मी यूज़ पिंक कलर। तो जो ये एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये 30 डिग्रीज़ बनेगा। अब अगर मैं इसको 30 लेता हूँ तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक y कंपोनेंट और एक x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट तो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में है जो हमने यहाँ डिफाइन किया है, इसलिए जो y कंपोनेंट बनेगा वो तो सिंपली साइन 30 वाला बनेगा, और यही वजह है कि मैंने इसको साइन 30 ले लिया है। लेकिन अगर आप इसका x कंपोनेंट देखेंगे तो x कंपोनेंट नेगेटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो x कंपोनेंट माइनस कोसाइन 30 बनेगा। जस्ट बी केयरफुल अबाउट इट। तो इसलिए मैंने इसको साइन 30 लिया है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 52.4। ये पहली फोर्स है, और ये सारी की सारी चौंके एक्स एक्सिस की तरफ है। ये दूसरे अल्फाज में इसका एंगल जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 है, तो कोसाइन 0 जो है वो क्या हो जाएगा, 1। तो ये सिंपली 52.4 रह जाएगी, और प्लस अब हमारे पास आएगा 63.9 कोसाइन 30 डिग्रीज़। और ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है अब माइनस होगा, और ये माइनस किधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना जो कोसाइन थीटा हमें देता है ये नेगेटिव है, इट्स टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अब ये नंबर है, इनको आप सॉल्व कर लें तो आपके पास जो एंगल आएगा ना फाई, इट टर्न्स आउट टू बी 79.79 डिग्रीज़ विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो ये वैल्यू जो है मेरे ख्याल में 69.79 दी हुई है, विच ऑफ कोर्स आई बिलीव इज़ अ टाइपो, क्योंकि ये 79.79 आता है। टाइपो मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए इतना श्योर हूँ बिकॉज बाकी सारे जो आंसर्स हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हैं दे आर प्रिसाइज, दे आर करेक्ट। तो इसका मतलब है कि एंगल भी मेरा ठीक है, बुक में इट्स लाइकली कि टाइपो हो। तो हमारे पास ये एंगल जो फाई है ना, जिसको मैंने रेड से लिखा था, दिस टर्न्स आउट टू बी 79.79। तो मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि इस एस्ट्रोनॉट के ऊपर जितनी नेट फोर्स लगती है वो है 58.99 पिकोमीटर, और जिस डायरेक्शन में लगती है वो 79.79 डिग्रीज़ है, विद दिस लाइन जो किधर जाती है,
पहले एस्ट्रॉयड की तरफ जाती है, और इसी लाइन को चूँकि हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया था तो इस लाइन के साथ जो एंगल है वो 79.9 डिग्रीज़ है। ओके, दैट्स इट। ये दो एग्जांपल्स हमें अच्छी तरह समझाती हैं कि हमने कैसे न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ को और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज़ करना है। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर जो आज के लेक्चर का हिस्सा होने हैं। लेट्स गेट बैक टू दैम। अच्छा, अब ना दो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे जिनके बारे में बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो पहली चीज़ है वो कैपिटल जी है, जिसको मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरी चीज़ है ना वो स्मॉल जी है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जिसको अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं इस वक्त तक। तो सबसे पहले ये कैपिटल जी की बात करते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई कि इट्स 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अच्छा, इसको ना पहली दफ़ा इस कांस्टेंट को जो मैयर किया गया था वो 1798 में हेनरी कैवेंडिश ने मैयर किया था। अच्छा, न्यूटन ने जो अपना ग्रेविटेशन का लॉ दिया था वो 1665 में था, और ये 1798 में हो रहा है। सो इट्स गालबन 133 ईयर्स लेटर इसकी पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंटल जो मैयरमेंट की गई थी। यानी न्यूटन ने इसको मैयर नहीं किया था, न्यूटन ने बस अपनी ऑब्जर्वेशंस से इस लॉ को, यानी कैपलर लॉ और बाकी जो ऑब्जर्वेशन थी, जैसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हो सकता है न्यूटन इस तरह सोच के इस नतीजे पे पहुंचा हो कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ होगा और वो इस तरह का पैटर्न फॉलो करेगा। लेकिन उसने इस लॉ में ये जो जी है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू खुद नहीं मैयर की थी। तो बज़ाहिर आपको यूँ लगता है कि अगर आपने फोर्स मैयर करनी हो दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो आप को अगर फ़र्ज़ करो कि आप ज़मीन और सूरज की बात कर रहे हैं, तो आपको ज़मीन की मैस पता हो, सूरज की मैस पता हो, उनके दरमियान फासला पता हो, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू पता हो, तो आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये इतना आसान नहीं है। एक्चुअली हम इस फार्मूला से मैस मैयर करते हैं ज़मीन और सूरज की, लाइक इट इज़ वन वे ऑफ कैलकुलेटिंग के हाउ हैवी अर्थ आर सन आर। तो इसका मतलब है कि अगर हमें मैस मैयर करनी है तो हमें पहले ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किसी और तरीके से मैयर करना होगा। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ज़मीन की मैस हमें पता है ना, जिसको आप 6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻24 किलोग्राम से जानते हैं, ये मैस एक्चुअली कैवेंडिश ने मैयर की थी इस अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैयर करने वाले एक्सपेरिमेंट करने के बाद। और इसीलिए उसने जो पेपर पब्लिश किया था ना, जिसमें उसने इस कांस्टेंट की वैल्यू मैयर की थी, उसने उस पेपर को नाम दिया था वेनिंग द अर्थ, यानी अर्थ के वज़न की पैमाइश। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसने ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैयर करके ज़मीन की मैस मैयर की थी। तो खैर, यहाँ पे मैं सिर्फ उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे उसने एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको मैयर किया था। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारे पास ये एक टॉर्शनल पेंडुलम है, इसको टॉर्शनल पेंडुलम या टॉर्शनल बैलेंस कहते हैं। और इसमें उसने इस पेंडुलम को, ये बैलेंस को इस तरह लटकाया हुआ है कि उसके पास एक फाइबर वायर है जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी हुई है, और इस वायर के जो बॉटम एज है उसके ऊपर उसने एक मिरर लगाया है, और उसी बॉटम एज से उसने एक डंबल यानी एक रॉड से 2 स्मॉल मैसेज अटैच की हुई हैं, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया गया है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। अब उसने किया ये कि उसने 2 बड़ी मैसेज लिए जिनको मैस कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है, ये जो रेड सफ़ेयर आपको नज़र आ रहे हैं, और इसने इन मैसेज को, बड़ी मैसेज को 2 मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर रखा, यानी इस एक्सपेरिमेंट को 2 दफ़ा रिपीट किया। पहले उसने इसको पोजीशन ए के ऊपर लिखा, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो होता यूँ है कि जब उसने बड़ी मैस को पोजीशंस ए के ऊपर रखा, तो जो उनके दरमियान स्मॉल मैस और बड़ी मैस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स थी, जो न्यूटन्स लॉ हमें बताता है, ये ग्रेविटेशन का लॉ, उसकी वजह से क्या हुआ ना, मैस जो स्मॉल एम है वो कैपिटल एम के क्लोज आई। जब वो क्लोज आई तो वायर में ट्विस्ट पैदा हुआ। अब वायर के जो बॉटम एज है उसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, तो अगर आप मिरर के ऊपर एक लाइट मार रहे हैं और वो मिरर ट्विस्ट होता है, तो आपको लाइट की रिफ्लेक्शन एक एंगल से आती हुई नज़र आएगी और दूसरे एंगल पे जाती हुई दिखाई देगी। तो उसने, अब क्या हुआ कि मैसेज अट्रैक्ट कर रही हैं, तो जो टॉर्शनल हमारे पास ये जो पेंडुलम है ना, इसकी जो फाइबर है उसमें ट्विस्ट आएगा। अब उसमें ट्विस्ट आएगा तो वो आपको पता है कि जब भी आप किसी फाइबर की वायर को ट्विस्ट देते हैं तो वो उसको रेजिस्ट करती है, बिल्कुल जैसे वो होता है हमारे पास हुक्स लॉ कि आप स्प्रिंग को खींचे तो वो रेजिस्ट करता है, ठीक है। इसलिए इसी तरह बिल्कुल जब आप किसी वायर को ट्विस्ट करते हैं तो वो भी रेजिस्ट करती है, यानी उसमें जो आप टार्क प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसकी रिएक्शनरी टार्क भी होता है, जिसका फार्मूला बाय द वे हमें पता है और यही उसने यूज़ किया था। तो एक सिचुएशन आती है जहाँ पे ये जो ग्रेविटेशनल की अट्रैक्शन फोर्स है, जो कैपिटल मैस और स्मॉल मैस को अपनी तरफ खींच रही है,
ये बराबर हो जाती है उस ट्विस्ट की वजह से जो वायर में प्रोड्यूस हो रहा था, और सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये ओरिजिनली जब मैस, स्मॉल मैस और कैपिटल मैस में, स्मॉल एम और कैपिटल एम में ट्विस्ट पैदा हुआ और इवेंचुअली बैलेंस हो गया, तो उसने ये एंगल मेजर कर लिया था इस रिफ्लेक्शन से जो मिरर से लाइट की हो रही थी, जैसे कि आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं। ये फर्स्ट था, तो ये एंगल अल्फा था। फिर दूसरी तरफ उसने क्या किया, मैसेज जो है ना कैपिटल एम, उसको ए लोकेशन से मूव करा के बी लोकेशन के ऊपर रख दिया। तो अब जो वायर में ट्विस्ट है ना वो दूसरी तरफ हो गया, तो उसने ये वाला एंगल भी बिल्कुल उसी प्रोसीजर से मेजर कर लिया। तो जो टोटल एंगल हमारे पास बन गया ना वो 2 थीटा बन गया, थीटा एक तरफ, थीटा दूसरी तरफ, तो उसके पास 2 थीटा एंगल आ गया। अब टॉर्शनल जो टार्क प्रोड्यूस होता है वायर के अंदर ट्विस्ट की वजह से, उसको आप लिखते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड होती है टाउ इक्वल्स कैपा टाइम थीटा। थीटा हम मेजर कर चुके हैं, कैपा जो है ये कांस्टेंट है, ये वायर का कांस्टेंट है, इसको टॉर्शन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यूज़ मैं भी आपको बताऊंगा, ओरिजिनल वैल्यूज़ जो कैवेंडिश ने यूज़ की थी। तो खैर अब हमारे पास सिचुएशन सिंपल सी है कि जब सिस्टम बैलेंस में होता है तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस टार्क के बराबर है, ग्रेविटेशनल टॉर्क जो है वो इस टॉर्शनल टॉर्क के बराबर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दोनों इस इक्वालिटी की कंडीशन से कि के थीटा इक्वल्स आर, जो कि मोमेंट आर्म है, जो सेंटर से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ब्लू जिसको मैंने लिखा हुआ है। तो ये आर टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ से आप जी का फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब कैवेंडिश ने जो डेटा यूज़ किया था ना उसकी वैल्यूज़ मैंने ली हैं, आई गेस इट वाज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और सम यूनिवर्सिटी, आई गिव द लिंक। तो उसने जो वैल्यूज़ यूज़ की थी ना, उसने जो कैपा था, जो टॉर्शनल कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू थी 3.10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁸ न्यूटन मीटर। जो थीटा उसने मेजर किया था ये था 0.31 डिग्रीज, और इसमें कुछ अनसर्टेनिटी थी जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जो मैसेज के दरमियान डिस्टेंस था ओरिजिनल वो 46.5 मिलीमीटर था, सॉरी इसको मैंने इधर मीटर लिखा हुआ है, इट शुड बी मिलीमीटर, आई विल करेक्ट इट। जो स्मॉल मैस थी वो 1.5 किलोग्राम की थी, जो बिगर मैस थी वो 1.5 किलोग्राम की थी, जो स्मॉल मैस थी वो 38.3 ग्राम्स की थी, और जो मोमेंट आर्म है यानी सेंटर से बड़ी मैस तक का डिस्टेंस वो 50 मिलीमीटर है। तो इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके जो जी की वैल्यू कैवेंडिश ने ऑब्टेन की वो थी 6.75 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो अभी करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जो फ़र्क है वो बहुत कम है, तकरीबन 0.15% का हमारे पास अनसर्टेनिटी है, बट दिस इज़ द बेस्ट वी कैन डू। पिछले 200 सालों में जितना भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू दैट वी कैन मैयर ऑफ जी। तो इस जी की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप अब ईज़िली जो है वो ज़मीन की मैस मैयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई स्मॉल नोन मैस लें अर्थ के ऊपर, और हमें पता है कि उसका वेट क्या होता है, एम जी के इक्वल होता है, और आप इस फोर्स को इक्वल रख सकते हैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। और यहाँ से मैस ऑफ अर्थ आप देख सकते हैं जो हमारे पास आएगी वो 5.98 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+24 किलोग्राम है। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को कैवेंडिश ने वेनिंग द अर्थ का नाम दिया था, कि अर्थ के वज़न की पैमाइश करना। तो यहाँ से उसने अर्थ की मैस कैलकुलेट की थी। So this was Cavendish's whole experiment. There is one more thing that I want to talk about, and that is the acceleration due to gravity, जो small g है, जिसको आप जानते हैं, और आपको पता है इसकी वैल्यू जो है ये 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। ये वैल्यू जो है ना, इस वैल्यू की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पहली बात ये कि ये वैल्यू जो है ये दो बेसिक अजम्पशंस के ऊपर बुनियाद है। पहली अजम्पशन कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, जिसका मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस से सेंटर का फासला आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं वो सेम है, दैट्स व्हाट इट मीन्स टू बी स्फेरिकल। और दूसरी अजम्पशन ये है कि जो डेंसिटी है ना अर्थ की वो सिर्फ रेडियल फासले के ऊपर डिपेंड करती है, यानी आप सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे सरफेस की तरफ तो डेंसिटी चेंज होगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट राइट मूव करते हैं अर्थ के अंदर तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। दैट्स व्हाट इट मीन्स बाय रेडियल डिपेंडेंस। तो इस बुनियाद के ऊपर जो 9.8 है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है। लेकिन अब हमें पता है कि जो अर्थ है ये ना तो प्योरली स्फेरिकल है और ना ही इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है, बल्कि ये चेंज होती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ इसकी वैल्यू है। और तीसरा हमें यह भी पता है कि जो अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है अपने एक्सिस गिर्द गिर्द, जिसको आप स्पिन मोशन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इन तीनों चीज़ों को इंक्लूड कर लें तो जो जी की वैल्यू है ना, ये चेंज होती है अर्थ की सरफेस के ऊपर फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। तो जो वैल्यू आप जानते हैं 9.8, इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू जो नॉर्थ पोल के ऊपर होती है। और अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में मैंने ये ज़मीन को दिखाया है, और आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट जो है वो मैंने नॉर्थ पोल के ऊपर दिखाया है, एक इक्वेटर के ऊपर।
तो नॉर्थ पोल के ऊपर अगर कोई चीज़ पड़ी हो ना, या कोई शख्स खड़ा हो, तो वो प्योरली रेस्ट के ऊपर होगा, क्योंकि जब रोटेट करती है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो नॉर्थ पोल से गुजरता है, तो वो रेस्ट के ऊपर होता है प्योरली। तो अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नॉर्मल फोर्स जो है वो प्योरली उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर आएगी, और उस वेट को हम एम जी नॉड कह लेते हैं। जी नॉड वैल्यू है नॉर्थ पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब अगर आप इक्वेटर के ऊपर एक पॉइंट ले तो आप देखते हैं कि नॉर्मल फोर्स आउटवर्ड है, वेट टुवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ है, लेकिन न्यूटन सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि चूंकि इक्वेटर मूव भी कर रहा है तो इन दोनों फोर्सेस का सम इक्वल होना चाहिए एम वी स्क्वेयर बाई आर के, जो सिंपली आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में पढ़ के आए हैं। तो जब हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं और फिर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो है वो एम जी नॉट पुट करते हैं, तो हमारे पास एक रिलेशन आता है जी और जी नॉट के दरमियान। जी जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है इक्वेटर के ऊपर, और जी नॉट जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है नॉर्थ पोल के ऊपर। तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो फ़र्क है ना वो हमारे पास आता है 0.034 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का, जो हमें ये बताता है कि जो इक्वेटर के ऊपर जी की वैल्यू है ना वो नॉर्थ पोल के ऊपर जो जी की वैल्यू है उससे 0.034 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कम है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो ये मिनिमम होती है जब भी आप इक्वेटर के ऊपर होते हैं, और ये मैक्सिमम होती है जब आप नॉर्थ पोल के ऊपर होते हैं। और यही वो वैल्यू है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर जो हम यूज़ करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, या जो आप बुक में पढ़ते हैं। ये वैल्यू दरअसल नॉर्थ पोल के ऊपर है। और ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि जिन अजम्पशंस को बुनियाद बना के ये वैल्यू ली गई है वो ये है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है और इसकी डेंसिटी जो है वो रेडियस के साथ वेरी करती है। हमारी कैलकुलेशंस के लिए इट्स वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन। अगर आपने सिर्फ समझना है चीज़ों को तो उस लिहाज से ये काफ़ी अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है जो हम बुक में प्रॉब्लम्स करते हैं या इस तरह की चीज़ें। लेकिन अगर आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, रियल लाइफ में इसको यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको यूज़ किया जाता है ये देखने के लिए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर कहाँ पे ये क्रूड ऑयल मौजूद है या कहाँ पे ये नहीं है, तो इन सिचुएशंस में आपको इसकी प्री साइज़ वैल्यू को देखना होगा कि जिस पॉइंट के ऊपर आप मौजूद हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर इसकी जो प्री साइज़ वैल्यू है वो क्या है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती है इन सिचुएशन में, जिन सिचुएशंस में मैंने आपको मिसाल दी कि आप देखना चाहते हैं कि अर्थ के अंदर किस जगह के ऊपर किस जगह में ऑयल मौजूद है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। और लेट मी क्विकली रीकैप कि हमने इस लेक्चर में किया क्या है। सबसे पहले हमने हिस्ट्री देखी कि कौन से मॉडल्स हमारे पास पहले मौजूद थे न्यूटन के आने से पहले तक। फिर हमने न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ देखा। फिर हमने ये देखा कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसको हम सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं बल्कि मोर देन 2 ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारे पास प्रिंसिपल है जो यूज़ होता है इस एप्लीकेशन में वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। फिर मैंने 2 एग्जांपल्स आपको करवाई, एक न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के रिलेटेड और एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के रिलेटेड। और फिर उसके बाद मैंने डिस्कशन की कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट की कि उसने कैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है उसकी वैल्यू मेजर की। और फाइनली मैंने ये बताया आपको कि जी की वैल्यू जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर, जो स्मॉल जी है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू अर्थ की सरफेस के ऊपर किस तरह वेरी करती है। सो दीज वर फ्यू फंडामेंटल थिंग्स विच वी नीडेड टू नो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इन दिस चैप्टर। और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ऑफ कोर्स वो फेमस शेल थ्योरम्स हैं जिनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों शेल थ्योरम्स को एक ही लेक्चर में कवर करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।